तो जब मैं प्रियम्बल पढ़ रही थी, तो प्रियम्बल पढ़ते टाइम मैंने ये नोट्स बनाए थे। इसमें मैंने लिखा है कि बेरुबरी केस में कहा गया है कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती और एलआईसी ऑफ इंडिया केस में कहा गया है कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। गोलकनाथ ने कहा था कि प्रियम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इज नॉन जस्टिशिएबल। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हमें बुक में नहीं मिलती हैं, तो हमें गूगल करना पड़ता है। जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो हम गूगल करते हैं। देखिए, सोर्सेज ना अपने लिमिटेड रखने चाहिए। जैसे मैंने रखा था लक्ष्मीकांत और पॉलिटी की पूर्वावलोकन घटना चक्र। बस ये 2 चीज़ों से मैंने पढ़ाई की है प्रीलिम्स की, और मेंस के लिए मैंने एक नोट्स ली थी। खास करके मैंने गूगल से वो नोट्स बनाई थी, प्लस उसको मैंने ऐड ऑन किया था यहाँ से लक्ष्मीकांत से। बस मैंने इतने ही चीज़ों से प्रीलिम्स और मेंस दोनों दिया है, और मेरे हर बार लगभग ठीक मार्क्स आए हैं। 19 में तो मेरे 124 मार्क्स आए थे पॉलिटी में, तो पेपर 2 में। तो इस तरीके से आपको सोर्सेज अपने लिमिटेड रखने हैं, और अगर कहीं से कोई न्यू क्वेश्चन आ जाता है जो इन दोनों सोर्सेज में नहीं है, तो आप उसको गूगल कर लीजिए या कहीं से देख करके यहीं पे लिख लीजिए, ताकि जब दोबारा आप उसको पढ़ें तो आपको फिर से वो सोर्स आपको खोलना ना पड़े, आपके जो 2 सोर्सेज हैं वहीं से सारी चीजें मिल जाएं। तो इस तरीके से मैंने पॉलिटी के ही बुक में बनाया था। उसके बाद ये जो मैंने बनाया था, इसमें जब विवाद चल रहा था कि फंडामेंटल राइट्स को ऊपर रखा जाए या डीपीएसपीज को ऊपर रखा जाए, तो चंपकम दोराई राजन का जो केस था उसमें कहा गया था कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो वो उसके सब्सिडरी होते हैं डीपीएसपीज। मीन्स कि फंडामेंटल राइट्स को ऊपर होना चाहिए और डीपीएसपीज उसका सब्सिडरी है। गोलकनाथ में कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड नहीं कर सकते डीपीएसपीज को इंप्लीमेंट करने के लिए। मीन्स फंडामेंटल राइट्स कांट बी अमेंडेड फॉर डीपीएसपीज। केशवानंद भारती केस में भी ये कहा गया कि इसमें कहा गया कि आप डीपीएसपीज को इंप्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को अमेंड तो कीजिए, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है या अंडरलाइंग फिलॉसफी है वो आपका डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। लेकिन जब मिनर्वा मिल्स केस है उसमें कहा कि जो डीपीएसपी जो फंडामेंटल राइट्स दोनों जो है वो एक ही चैरियट, एक ही रथ के 2 व्हील्स हैं, और कोई नीचे ऊपर होगा तो रथ सही से चल नहीं पाएगा। इसीलिए दोनों बैलेंसिंग व्हील हैं और दोनों को इक्वल समझना चाहिए। और इसी तरह आगे आकर मोमन रॉ केस में भी यही कहा गया। फिर मैं जब मेजॉरिटी वाला चैप्टर पढ़ रही थी, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी विद कंसेंट ऑफ स्टेट्स, तो मैंने इस तरह यहाँ पे बना लिया था, ताकि जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें चूंकि पैरा में लिखा रहता है, आप लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। उसके बाद जब आप इस तरीके से बना लेते हैं तो दोबारा तिबारा जब आप पढ़ते हैं ना, तो आपको वो पूरी लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अंडरलाइन कर लीजिए या इस तरह बना लीजिए। तो मुझे इस तरह बनाना ज्यादा अच्छा लगता था। सिंपल मेजॉरिटी में मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने लोग हाउस में प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं उसकी मेजॉरिटी होनी चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी में 2 चीजों को लिया जाता है। 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस को पक्ष में वोट करना होता है, और प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने लोग प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं उसमें से 2/3 पक्ष में करना चाहिए। इसी तरह होता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी विद कंसेंट ऑफ स्टेट। तो स्पेशल मेजॉरिटी तो यही होती है कंसेंट ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट, मतलब एटलीस्ट मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट जो है वो उस पक्ष में अगर वोट करते हैं तो कोई अमेंडमेंट होता है। ये मैंने शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ, ये मैंने लिखा था कि फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड कर सकते, पार्लियामेंट कर सकती है कि नहीं कर सकती। तो शंकरी प्रसाद में कहा गया है कर सकती है, गोलकनाथ ने सीधे कहा नहीं कर सकते हैं। केशवानंद भारती ने कहा कि जब ये केस आया तो उन्होंने कहा कि कर तो सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है संविधान का वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए। मिनर्वा मिल्स में भी यही चीज कही गई कि बेसिक स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करना बेहद जरूरी है, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडरलाइंग फिलोसफीज हैं। और विमन राव केस में भी वही कहा गया। फिर मैं ये बना रही थी जब मैंने इसको बनाया था, ये टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी इसमें दिखाई गई है। सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी 249 के अंतर्गत कैसी होती है, 368 के अंतर्गत कैसी होती है, 368 प्लस 50% ऑफ द स्टेट्स जब लिया जाता है तो कैसे होती है, और एज पर द आर्टिकल 61, मतलब जब प्रेसिडेंट को हटाना हो तब मेजॉरिटी हमें कौन सी लेनी जाती है, 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो ये सब मेजॉरिटी जो है लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे से दी नहीं है और पॉलिटी में भी बहुत अच्छे से समझाया नहीं है। तो मैंने ये गूगल करके यहाँ पे लिखा हुआ था। ये हमारी पॉलिटी की बुक है, जो पीछे एक एक पेजेस होते हैं, मैंने वहीं लिख लिया था। आप भी गूगल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, बल्कि आप ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ने की अपेक्षा ज्यादा से ज्यादा गूगल का इस्तेमाल करें। और
2-3 बुक्स जो आपने बनाए हैं पर्टिकुलर चैप्टर, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, बस उसी में सारी चीज़ें नोट कर लें। अब जैसे मैंने फेडरलिज्म का डेफिनिशन लिखा था, मैंने ये डेफिनिशन एनसीईआरटी से लिखा था। फेडरलिज्म इज एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू अकोमोडेट टू सेट ऑफ पॉलिटिक्स, वन एट द रीजनल लेवल एंड अदर एट द नेशनल लेवल। दे बोथ ऑपरेट इन देयर रिस्पेक्टिव स्फीयर इंडिपेंडेंटली। तो ये मुझे डेफिनेशन फेडरलिज्म की काफ़ी अच्छी लगी थी। मेंस का ये टॉपिक है फेडरलिज्म। तो इस तरीके से मैंने ये जब फेडरल सिस्टम पढ़ रहे थे तो हमने ये ऊपर ही फेडरलिज्म का डेफिनेशन लिख लिया था। उसके बाद देखिए जब ये इमरजेंसी जब मैं पढ़ रही थी तो इमरजेंसी में नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी के जो मेन प्रोविजंस है जो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है वो मैंने लिख लिया था यहाँ पे। जैसे नेशनल इमरजेंसी को 1 महीने के अंदर हाउस में टेबल करना होता है। स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए ये टाइम 2-2 महीने है। नेशनल इमरजेंसी को आप इंडेफिनिट टाइम तक कर सकते हैं, लेकिन स्टेट इमरजेंसी को 3 साल तक और फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी को इंडेफिनिट टाइम तक। अभी तक हमारे वहाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं इम्प्लीमेंट किया गया एक भी बार। तो इस तरीके से मैंने ये सारी चीज़ें लिख ली थी। जब भी मैं पढ़ती रहती हूँ कोई चीज़ मुझे लगता है कि क्लैरिटी की ज़्यादा ज़रूरत है तो मैं पीछे के पेजेस पे लिख लेती हूँ। अब जैसे यहाँ पे है, कई बार प्रश्न आता है कि कौन-कौन से पोस्ट ऐसे हैं जो प्लेज़र ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द प्लेज़र ऑफ द प्रेसिडेंट वो पोस्ट होल्ड करते हैं। जैसे पीएम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर है, अटॉर्नी जनरल हैं और डिफेंस सर्विसेज, सिविल सर्विसेज ऑफ द सेंटर, ऑल इंडिया सर्विसेज, सिविल मिलिट्री पोस्ट अंडर द सेंटर। ये लोग जितने हैं ये तब तक कार्य करते हैं, प्लेज़र ऑफ प्रेसिडेंट तक कार्य करते हैं। ये तो जब इतना हम यहाँ लिख लेंगे तो जब हम क्वेश्चन आएगा तो हमारे दिमाग में ये आएगा, अरे हमने पीएम, सीएम, गवर्नर, अटॉर्नी जनरल लिखा तो था, इसका मतलब कि ये लोग प्लेज़र ऑफ द प्रेसिडेंट तक पोस्ट होल्ड करते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ रही थी तो मैंने लिख दिया था कि जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ दोनों, एचसी और एससी दोनों ही जुडिशियल रिव्यू का पावर दोनों के पास होता है। फिर यहाँ पे मैंने मेजॉरिटी को काफी अच्छे से लिखा था, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 मेजॉरिटी, फिर सिंपल, एब्सोल्यूट, इफेक्टिव, कौन कौन सा कहाँ कब कब यूज होता है। उसके बाद एक आता है आर्टिकल 371, 371 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जे तक आता है, ए से जे तक। तो मैंने सारा यहाँ लिख करके बनाया था, नाम आस माजक। नाम आस माजक, नाम मीन्स नागालैंड, आसाम, मणिपुर, उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश 2 बार है, 2 बार मीन्स की ए बी सी डी मीन्स 371 डी, 371 ई दोनों में आंध्र प्रदेश ही है। उसके बाद सिक्किम है, उसके बाद मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटका। नाम आस माजक, इस तरीके से मैंने बनाया था। यहाँ पे देखिए, आप भी देखिए, ये मेरा था, मैं बना रही थी। जब मैं पढ़ रही थी तो ज्यादा अच्छे से तैयार करने के लिए मैं सोच सोच के बनाती थी। मैं इसलिए ये सब दिखा रही हूँ ताकि आप लोग भी इस तरह बना सकें और इस तरीके से पढ़ाई कर सकें। अब देखिए, जैसे इट डज नॉट अप्लाई, ये चैप्टर है आपका पंचायत का। तो मेमीना, मेमीना मीन्स, मे मीन्स मेघालय, मी मीन्स मिजोरम और एन ए मीन्स नागालैंड। मेमीना में जो पंचायत के प्रोविजंस हैं वो अप्लाई नहीं होते, उनके अपने कस्टमरी लॉ चलते हैं। तो मेमीना मैंने लिख लिया था। ऐसे होता है एक मेमात्री, MEMATRI, ME मीन्स मेघालय, MA मीन्स मणिपुर और TRI मीन्स त्रिपुरा। मतलब इन तीनों जगह आपके हाई कोर्ट्स नहीं है। और फिर वही देखिए, ये नाम आसमाजक वाला फिर से मैंने दोबारा लिखा है। और जब मैं पढ़ रही थी कि जो कई बार पोस्ट पूछा जाता है कि कौन कौन से रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, तो यूपीएससी, सीआईसी के चेयरमैन, यूपीएससी के चेयरमैन, सीएजी, एनजीटी के चेयरपर्सन जो होते हैं वो नॉट एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट। तो आप जितने हैं अगर आप इस तरीके से लिख लेंगे तो वो बहुत आसान हो जाता है आगे पढ़ाई के लिए। उसके बाद देखिए, सीआईसी, एसआईसी, सीवीसी, सीबीआई, कितने मेंबर्स होते हैं इसमें, ये मैंने ऊपर जो लिखा है वो इनको अपॉइंट कौन करता है, इनकी सिलेक्शन कमेटी कौन सी होती है। तो सीआईसी जो 3 सिलेक्शन कमेटी होती है, पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन और एक मिनिस्टर। इसी तरीके से ये सब है। और ये जो मैंने नीचे लिखा है सीआईसी, एसआईसी, ये इनकी कब तक, कितने साल तक ये पोस्ट पे होल्ड कर सकते हैं। जैसे सीआईसी 5 साल या 65 साल, मैक्सिमम 65 साल तक। और अगर 5 साल पहले पूरा हो गया तो वो पहले रिटायर हो जाएंगे, और अगर 5 साल पूरा होने से पहले वो 65 ईयर अटेन कर लिए तो वो उनको रिटायर कर दिया जाएगा।
इसमें एक एक्सेप्शन होता है सीवीसी। सीवीसी केवल 4 साल तक होता है, थोड़ा इस बात को याद रखना होता है। बाकी सब में 5 साल है और एनएचआरसी और एसएचआरसी में मैक्सिमम एज जो होती है वो 70 होती है। अब यहाँ पे जो मैंने लिखा है कि इन लोगों को मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आ जाता है तभी हटाया जा सकता है। सीआईसी, एसआईसी, सीईसी, सीएजी, एनएचआरसी और एसएचआरसी के जो मेंबर्स होते हैं। उसके बाद ये देखिए म्युनिसिपैलिटी के बारे में मैंने लिखा है कि म्युनिसिपैलिटी के जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो 21 होते हैं। ये 2016 के प्रीलिम्स में सवाल आया था। तो जब आप क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं तब आपको पता रहता है कि कौन-कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जब आप बुक या घटना चक्र पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि कौन से क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है, किस क्वेश्चन पे नहीं करना है। तो इस तरीके से मैंने ये बनाए थे। आप अपने इसी तरीके से जब आप पढ़ रहे हैं तो आप बना सकते हैं और आप लोगों को भी बता सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके पास ज़रूर आऊँगी। थैंक यू।